हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE। माय नेम इज़ आदिल अहमद। तो अब देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, यानी कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं कार्बन के अपर रूप, यानी कि कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ये अब हम देखते हैं। तो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रोप्स होते हैं, यानी कि 3 कार्बन के अपर रूप होते हैं। पहला होता है डायमंड यानी कि हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरिन्स। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायमंड के बारे में, यानी कि हीरे के बारे में वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, डायमंड क्या है? डायमंड भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कि जो डायमंड है वो भी एक एलोट्रोप का कार्बन का एक एलोट्रोप है। ठीक है, और डायमंड में होता क्या? इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी कि जो डायमंड होता है उसके अंदर जो कार्बन होता है ना, हर एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड रहता है। ठीक है, 4 कार्बन से बॉन्डेड रहता है। जैसे कि ये एक कार्बन है, ठीक है, ये 4 कार्बन से इस तरीके से बॉन्ड रहेगा, जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये कार्बन इस तरीके से बॉन्डेड रहेंगे। ठीक है, जैसे फिर ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा। ठीक, ये वाला कार्बन ये भी 4 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा। ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से बॉन्डेड जो है रहेगा। इस तरीके से मतलब ये वाला कार्बन भी ऐसे रहेगा, ये भी। तो सारे के सारे कार्बन क्या रहते हैं? हर एक कार्बन 4 कार्बन के एटम से बॉन्डेड रहता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है, बॉन्डेड रहता है। ठीक है, और क्या बनाता है? एक रिजिड 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, जिसमें हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। एक 3D स्ट्रक्चर जो है बनता है, काफी रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है चारों बॉन्ड्स के रहते हैं, मतलब कार्बन जो है बाकी 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर इसका बनता है। ठीक, और फिर बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, यानी कि गुण की, तो ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। यानी कि पहले हमने पढ़ा कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो काफी ज्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है बहुत ज्यादा। ठीक, फिर उसके बाद है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री बचता ही नहीं है, इसीलिए ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, करंट पास ही नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का कुचालक होता है, इसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। फिर तीसरी है, इसके अंदर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा हाई होता है, यानी कि इसका जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका बहुत ज्यादा होता है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम ग्रेफाइट, यानी कि जो दूसरा एलोट्रोप है कार्बन का। पहला हो गया डायमंड, फिर दूसरा एलोट्रोप देखते हैं ग्रेफाइट, जो कि है ग्रेफाइट भी इसको हिंदी में ही कहते हैं। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रोप है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? हर एक एटम, ठीक है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड रहता है। ठीक है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। वो एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। ठीक, इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, जिससे कि कैसा जो स्ट्रक्चर, कैसा व्यू मिलता है? हेक्सागोनल व्यू हमको मिलता है। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का आबंध कार्बन के 3 परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है, जिससे हेक्सागोनल एरे हमको देखने को मिलता है। ठीक, उसकी फिर बात करें ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी की, तो काफी ज्यादा स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। ठीक, डायमंड कैसा था? हार्ड था, लेकिन ये कैसा है? ये स्मूथ है और स्लिपरी, काफी चिकना होता है और फिसलनशील होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर से करंट पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब है उसके अंदर से करंट पास हो सकता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, उसके अंदर से करंट पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बॉन्ड फ्री बच जाता है। ठीक है, क्या होता है? इसके अंदर एक बॉन्ड खाली रहता है, क्योंकि 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन एटम 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड तो फिर भी बच रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर से करंट पास हो जाता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, अधिक गलनांक होता है, यानी इसका गलनांक भी ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा है फुलेरिन, यानी कि हिंदी में भी इसको फुलेरिन ही कहते हैं। तो फुलेरिन क्या? फुलेरिन भी कार्बन का ही एक जो है एलोट्रोप है, और सबसे पहले C60 की पहचान हुई थी इसके अंदर। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वर्ड वाज C60। जो सबसे पहले जो पहचाना गया था फुलेरिन, वो C60 पहचाना गया था, जिसका जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो कार्बन एटम है, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ फुटबॉल। ठीक है, तो फुलेरिन क्या है? फुलेरिन भी एक कार्बन का एक एलोट्रोप है, जिसके अंदर सबसे पहले C60 की पहचान हुई थी। और इसके अंदर जो कार्बन एटम जो अरेंज रहते हैं, वो किसकी तरह अरेंज रहते हैं? एक फुटबॉल की तरह अरेंज रहते हैं। जैसे एक फुटबॉल रहती है, फुटबॉल का शेप होता है, वैसे ही
C60 के अंदर भी कार्बन एटम जो अरेंज रहते हैं। फुलेरिन कार्बन का एक अपर रूप, कार्बन अपर रूप का एक अन्य वर्ग है, यानी कि फुलेरिन भी एक तरीके का कार्बन का अपर रूप है, एक एलोट्रोप है। ठीक है, सबसे पहले C60 की पहचान हुई थी। किसकी पहचान हुई थी? C60 की। सबसे पहले C60 की पहचान की गई थी, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते थे, यानी कि कार्बन के जो परमाणु थे किस तरीके से व्यवस्थित थे, जैसे एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे फुटबॉल का आकार होता है, वैसे एक कार्बन के परमाणु जो है C60 के अंदर अरेंज थे, व्यवस्थित थे। तो ये था तीसरा एलोट्रोप कार्बन का तीसरा एलोट्रोप जो कि होता है फ्लोरीन। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? कार्बन का 3 एलोट्रोप पढ़े हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, यानी कि जो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, तो कार्बन की जो वर्साटाइल नेचर है उसमें 2 चीजें हमको पढ़नी है, पहले है कैटिनेशन और दूसरी है टेट्रावैलेंसी। पहली है श्रृंखलन और दूसरी है चतुसंयोजकता। तो सबसे पहले कैटिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या कह रहे हैं कि जो कार्बन है, कार्बन की एक एबिलिटी होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ करके लंबी से लंबी चेन बना सकता है, लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम कैटिनेशन कहते हैं, यानी कि श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यानी कि कार्बन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो बाकी कार्बन एटम्स के साथ जुड़ करके बॉन्ड बना करके लंबी से लंबी चेन बना सकता है और उससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ठीक है, अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा अणु, काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल बन सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं, यानी कि श्रृंखलन कहते हैं। यानी कि कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन के एटम्स के साथ ही लंबी से लंबी चेन जो है बना सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम कैटिनेशन यानी कि श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता यानी कि चतु का मतलब 4, संयोजकता मतलब संयोजकता, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो चतुसंयोजकता का मतलब सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 उसकी वैलेंसी होती है ना, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि टेट्रावैलेंसी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा वर्साटाइल नेचर है कार्बन का। क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो इसका मतलब है कि कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन के 4 एटम्स के साथ या फिर किसी और मोनो एलिमेंट्स के 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, या तो कार्बन के 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर अदर एलिमेंट्स के 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुसंयोजकता कहते हैं। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 एटम्स ऑफ कार्बन, तो ये इसकी क्षमता होती है, कैपेबल होता है 4 कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, या फिर एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट, या फिर कुछ और एलिमेंट्स के एटम्स के साथ जो है बॉन्ड कर सकता है, 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु या अन्य संयोजकता तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो या तो वो कार्बन के 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर किसी और एलिमेंट के 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुसंयोजकता कहते हैं। ठीक है, और जो कार्बन जो बनाता है बॉन्ड किस किस के साथ में बना लेता है? ऑक्सीजन के साथ में बना लेता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन जो बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, अन्य तत्वों के साथ कार्बन बॉन्ड बना के क्या बनाता है? कंपाउंड्स बनाता है, यानी कि यौगिक बनाता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो किस किस के साथ बन सकते हैं? आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बना करके अपने कंपाउंड्स बना सकता है, अपने यौगिक बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।